हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले 4 बड़ी खबरों का रुख करेंगे। 4 अहम खबरें मध्य प्रदेश की अब तक की 4 बड़ी खबरें। 22 अप्रैल को भोपाल दौरे पर गृह मंत्री अमित भाई शाह। खरगोन में कर्फ्यू में आज दी गई 4 घंटे की मोहलत। भोपाल में 350 करोड़ की 5 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त। और कल से शुरू हो रही है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। खरगोन हिंसा के 8 दिन बाद भी वहां के हालात सामान्य नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को समझते हुए कर्फ्यू में ढील दे रहा है। इधर हिंसा के दौरान हुई पहली मौत के बाद प्रदेश की सियासत और भी गर्मा गई है। मृतक के परिजन ने पुलिस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। खरगोन हिंसा में पहली मौत की खबर सामने आने के बाद सियासत एक बार फिर सुलग उठी है। रामनवमी के दिन हिंसा के दौरान लापता 30 साल के एवरेश उर्फ सद्दाम का शव इंदौर के अंबाय हॉस्पिटल में मिला। खबर लगने के बाद उसके परिजन शव लेने इंदौर पहुंचे और खरगोन लाकर कड़ी सुरक्षा के बीच सुपुर्दे खाक किया। मृतक सद्दाम खरगोन के इस्लामपुरा का रहने वाला था। परिजन ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं पुलिस ने अपनी सफाई दी है और गृह मंत्री ने भी दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। उसको औजारों से मारा गया। वहाँ के लोगों ने उसका शरीर भी कुचल दिया पत्थरों से और घायल कंडीशन में उसको पुलिस ने भी गिरफ्तार किया। उसके बाद से अंडरग्राउंड कई जगह छुपा के रखा था। तो मैंने उसको जब मीडिया की धमकी दी जवान को कि कल मैं मीडिया को सुबह बुलाऊंगा, तो उसने 5 मिनट में कह दिया कि इंदौर एमबाई में तुम्हारे बच्चे की डेड बॉडी है, लेने चले जाओ। इसकी चोट सर पर पत्थर लगने से हुई है, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। अब ये उसमें सारी जांच की जाएगी कि क्या क्या हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। 10 तारीख को ये डेड बॉडी मिली थी। 11 तारीख को इसका पीएम हो गया था। शिनाख्त करने की पूरी कोशिश की गई और जब परिवार की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं थी, जब आई तो उनसे शिनाख्त कराई और जांच में ले लिया है। जो भी जांच में आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इधर खरगोन हिंसा को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मुख्य सचिव इकबाल सिंह से मुलाकात की और एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कमेटी बनाकर जांच की मांग की। मसूद ने मामले को कोर्ट में ले जाने का दावा भी किया है। जिस तरह से बेजा गिरफ्तारियां हो रही हैं, बेजा लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ रही है, ठीक नहीं है। मुख्य सचिव जी को इनिशिएटिव लेना चाहिए और उनको एक कमेटी गठित करना चाहिए। हमने मांग करी है इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी हो। कार्रवाई पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के सवाल उठाने पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि धर्म विशेष के लोगों पर ही कार्रवाई का आरोप गलत है। अपराध या दंगे में शामिल सभी अपराधियों पर समान रूप से कार्रवाई की जा रही है। कि धर्म विशेष के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। जो भी माफिया है वो चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, ये जो माफिया है, माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कोई जाति धर्म देखकर कार्रवाई नहीं हो रही। कौन तुष्टिकरण करता है, ये आपके प्रयास हैं और आपके पास कोई आधार नहीं बचा है जमीन पर, तो आप यही आपका काम करने का तरीका है जिसको आप हम पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो या आंतरिक सुरक्षा की बात हो, मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। इसलिए ऐसे लोग नहीं बच सकते। आरिफ मसूद जी बताएं कि धर्म विशेष के लोग ही क्यों पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं, धर्म विशेष के लोग ही आग लगाते क्यों नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अपने उस धर्म विशेष जिसकी चर्चा वो कर रहे हैं या जिसकी हिमायत वो कर रहे हैं, उनको समझाइश दें कि वो इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न ना हो। प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर विपक्ष और मुस्लिम नेता लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई को धर्म विशेष पर हो रही कार्रवाई से ही क्यों जोड़ा जा रहा है, जबकि माफिया और अपराधी किसी भी धर्म और जाति के हों, एक्शन की जद में सब आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है।
इस याचिका में एक वर्ग विशेष को टारगेट करने की बात का जिक्र है, यानी मुस्लिम को टारगेट करने का जिक्र है। मैं साफ तौर पर आपको बता देता हूं जो उसमें जिक्र है याचिका में। अब इसी मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार के कामों को वो उग्रवाद बता रहे हैं, ये किसी समुदाय विशेष पर कार्रवाई नहीं है। रिपोर्ट में जिसका नाम लिखा जाता है उसकी जांच करने के बाद कार्रवाई की जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि याचिका दायर करने का सबको अधिकार है, न्यायालय से जो आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। जब कोई फरियादी रिपोर्ट डालता है वो किसी का नाम लिखता है, प्रशासन ने अपनी तरफ से नाम नहीं लिखा है किसी का। कहीं भी जा सकते हैं, जाना चाहिए, लेकिन कौम को ध्यान में नहीं देखा, उग्रवाद को ध्यान में देखा है। हमने जो दंगाई है उनको ध्यान में रखा है। हमने सारी कार्रवाई जो की है विधि सम्मत ही हुई है और इसलिए जाए न्यायालय जो आदेश देगा सरमाथे। तो गृह मंत्री ने बड़े सीधे शब्दों में कहा कि हमने जो भी कार्रवाई अब तक की है वो विधि सम्मत की है, उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसको जाना है वो न्यायालय जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। खरगोन हिंसा को लेकर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के ट्वीट को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। लक्ष्मण सिंह ने सांप्रदायिकता के बिहाफ पर 2023 में भारतीय जनता चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसा एक ट्वीट उन्होंने कर दिया, यानी सांप्रदायिकता उनका आधार होगा। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए उल्टा कांग्रेस पर ही शांति भंग करने का आरोप लगा दिया। एक रिपोर्ट देखिए आप जरूर। क्या बीजेपी अगला चुनाव सांप्रदायिक मुद्दों पर लड़ेगी? क्या प्रदेश में बन रहे हालात इस ओर कर रहे हैं इशारा? या बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस कर रही है आरोपों की सियासत? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस खरगोन हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर बीजेपी को लगातार घेर रही है। उसे लगता है कि हिंसा को मुद्दा बनाकर बीजेपी अगले चुनाव में सांप्रदायिकता की पिच पर मैच जीतने का प्लान बना रही है। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का ट्वीट तो यही कहता है। स्पष्ट है कि 2023 में भाजपा सांप्रदायिक मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस से भाजपा में गए नेता जनता से क्या कहेंगे? उनकी हार निश्चित है। कांग्रेस विधायक के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के मंत्री विश्वास सारंग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा जाति और धर्म की राजनीति की है। कांग्रेस ही प्रदेश की शांति भंग करना चाहती है। सांप्रदायिकता पर चुनाव लड़ने का कांग्रेस के नेता वक्तव्य देते हैं तो ये हमारी उस बात को निश्चित करता है जिसमें हम हर समय कहते हैं कि कांग्रेस ने और नेहरू परिवार ने इस देश में सांप्रदायिकता का विष और जहर घोला है। धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, ये कांग्रेस की पुरानी रीति नीति रही है और इसीलिए इस देश की स्थिति इतनी खराब है। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी बीजेपी को हिंसा मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महंगाई से लोगों का ध्यान बटाने के लिए हथकंडे अपना रही है। इसका जवाब दिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा ने। भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजन करी हुई है। इन्होंने योजना बनाई है ध्यान मोड़ने की। आज आम जनता का ध्यान कैसे मोड़ा जाए महंगाई से, बेरोजगारी से, तो ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार का उनका रवैया चल रहा है। बड़े दुख की बात है और इसमें केवल एक जिले को नहीं, केवल एक प्रदेश को नहीं पर पूरे देश को खतरा है। वैसे कमलनाथ जी के जो मन के भाव हैं वो वही है जो कांग्रेस का हमेशा से करैक्टर रहा है और वो एक्सपर्टाइज है इस प्रकार की चीजों में। 84 के दंगे इस देश के अंदर किसने कराए थे कमलनाथ जी? आपके ऊपर आरोप क्यों लगे थे? ये देश भी जानना चाहता है, मध्य प्रदेश भी जानना चाहता है। आतंकवाद का, सॉफ्ट नक्सलिज्म का समर्थन करने वाले कौन है इस देश के अंदर? आप लोग हैं। ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, निकालते रहे। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, यह कानून व्यवस्था का राज होगा और लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए हम सारे प्रयास करें। खरगोन हिंसा के बाद आरोप प्रत्यारोप में जुटे सियासी दलों की बयानबाजी मुद्दों को सुलझा तो नहीं रही है, ऊपर से समुदायों के बीच खाई चौड़ी करने का काम जरूर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। इधर नीमच में शुक्रवार को जिला मुस्लिम समाज इंतजामिया कमेटी की रैली में सीएम शिवराज और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ
आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ नामजद यानी उनका नाम लिखते हुए और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। असल में नीमच में शुक्रवार को जो अभी बीता है, जिला मुस्लिम समाज इंतजामिया कमेटी ने रैली निकाली थी और इस रैली में सीएम शिवराज और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। मामले में नरोत्तम मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी हालत में प्रदेश में शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। धमकियों से वो डरने वाले नहीं, उन्होंने साफ साफ ये बात कह दी है। कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे। हम जब समाज के अंदर काम करने आते हैं, सार्वजनिक जीवन में हम जब काम करते हैं, राजनीति में जब आए हैं, तो ये प्रण होता है हमारा कि हम पूरा समर्पण समाज को देंगे। अब ये हमें गोली मारने की बात करते हो या हमको आतंकवादी कहते हो, उसके लिए मैं किसी भी सीमा तक जाऊंगा। न तो ये गोली वाली बात से कोई डरने वाली बात है, न आतंकवादी कहने से डरने वाली बात है। लेकिन मध्य प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को तो हम किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, यहाँ कानून व्यवस्था का राज होगा और लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए हम सारे प्रयास करेंगे। तो मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी के मद्देनजर कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता पदाधिकारी संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीसीसी के चीफ कमलनाथ और कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव समेत कई पूर्व मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि हमेशा से कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ी, पिछड़े वर्ग के लिए बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। अब पिछड़ा वर्ग विभाग के साथ संगठन के मजबूती पर ध्यान देना होगा। कैप्टन अजय सिंह यादव ने यह दावा किया कि ओबीसी वर्ग के मुद्दों पर तमाम मुद्दों को लेकर संभाग और प्रदेश स्तरीय आंदोलनों के लिए रूपरेखा भी बना ली गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के आयोजन पर नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा कि कांग्रेस सिर्फ बैठकों तक ही सीमित हो चुकी है। यह नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस सीमित कहां तक हो चुकी है? बैठकों तक। कांग्रेस सरकार में ही ओबीसी वर्ग की उपेक्षा हुई है, उन्होंने साफ साफ कहा है। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों का भविष्य। अगर 55% हमारा पिछड़ा वर्ग है, कि अगर पिछड़ा वर्ग का संगठन ने अपनी कमर ठान ली तो कोई नहीं रोक सकता। 17 महीनों बाद कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगाएगा। बैठकें ही कर सकते हैं ये लगातार, और बैठक का ही भाव इनका है। ये ओबीसी सम्मेलन करने की बजाय किसी ओबीसी को अब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें तो शायद विचारो एक हाथ पद तो दे दें कमलनाथ जी ओबीसी को। कांग्रेस का किसी वर्ग से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए लोगों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस करती है। तो ये राजनीति है, यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। लेकिन अब सीधे खबरों की ओर रुख कर लीजिए। मध्य प्रदेश की बंद योजनाओं को लेकर एक बार फिर पोस्टरबार शुरू हो गया है। मामला मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से जुड़ा हुआ है। जरा इस पोस्टर को देखिएगा। तीर्थ दर्शन यात्रा जिन्होंने बंद कराई थी वो भी जा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, नाम है उनका रामेश्वर शर्मा। उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगा दिया। साफ है ये तंज तो कांग्रेस पर है, यानी कांग्रेस पर तंज करते हुए उन्होंने लिखा है कि जिन्होंने ये योजना बंद कराई अगर वो जाना चाहें तो वो भी तीर्थ को जा सकते हैं। लोग वहां पर भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन करेंगे। सर अभी उधार है मेरे ऑफिस में, लस्सी और कोल्ड ड्रिंक कर लोग वहां पर कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया और अब हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने
फिर से निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू होगी। 15 महीने में डबल स्पीड में ट्रेनें चली, ज्यादा ट्रेनें चली। हाँ, यह सच है कि शिवराज सरकार में योजना जरूर बंद थी, कोरोना के आड़ लेके उनके आयोजन अभियान रैलियां चालू थी, लेकिन यह योजनाएं सारी बंद थी, चाहे कन्या विवाह योजना हो, चाहे तीर्थदर्शन योजना हो। बीजेपी के विधायक हैं अजय विश्नोई। अजय विश्नोई ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा है। विश्नोई ने एक ट्वीट करते हुए गांव-गांव शराब बिक्री पर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, अगर एमपी सरकार को यूपी सरकार का अनुसरण करना ही है तो बुलडोजर चलाने के अलावा गांव-गांव बिक रही शराब को भी रोकें। विश्नोई ने यह कहा कि अगर सरकार ऐसा करती है तो उसे बुलडोजर चलाने के मुकाबले कहीं ज्यादा समर्थन और वोट मिलेंगे। विश्नोई का यह भी कहना है कि यूपी चुनाव के दौरान उन्होंने शराब बिक्री पर सरकार की सख्ती देखी थी, लेकिन वो सिर्फ चुनाव के दौरान थी। अगर प्रदेश सरकार एमपी में गांव-गांव बिक रही शराब रोक दे तो उसे 2023 में फिर सत्ता में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। मध्य प्रदेश में लागू हो जाए तो शराबबंदी की दिशा में हम शायद एक बड़ा कदम उठा चुके होंगे। ये शराब की जो ज़्यादा बड़ी बुराई है उस बड़ी बुराई से बचा सकेंगे। यदि ये चीज़ यदि शिवराज जी कर देंगे तो 2023 में बीजेपी की सरकार बनने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। इधर नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने आज शहरों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने सिंगल क्लिक के जरिए नगरीय निकायों के खातों में 931 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी। इस दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के मुताबिक 10 लाख की आबादी वाले निकायों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर को 432 करोड़ रुपए हवा की गुणवत्ता में सुधार, पेयजल योजनाओं, सीवरेज स्वच्छता और स्थानीय विकास कार्यों के लिए आवंटित किया गया है। बाकी 499 करोड़ रुपए दूसरे निकायों को विकास कार्य के लिए दिए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी हितग्राही को किस्त मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। देरी होती है तो गड़बड़ी की संभावना बनती है। अगर ऐसा हुआ तो समझा जाएगा कि दाल में कुछ काला है। ये प्रयास आपका बहुत गंभीरता से होना चाहिए कि हितग्राहियों को समय से किस्त प्राप्त हो जाए और किस्त प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो, ना कहीं भ्रष्टाचार हो। देर अगर होती है तो ये संभावनाएं बढ़ती हैं। करप्शन को पूरी तरह से रूल्ड आउट करना, उसको हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। कांग्रेस के समय तो नगरीय निकायों में तनख्वाहें भी नहीं बढ़ पाती थी। हमारी सरकार आने के बाद नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति में हम लोगों ने सुधार किया। हम लोगों ने नगरीय निकायों के विकास के लिए बजट का प्रावधान किया। सभी तरह से नगरों के विकास के लिए सरकार लगातार राशि दे रही है। और अब वक्त हो गया है बिग न्यूज का। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने वीएचपी और बजरंग दल के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया जहांगीरपुरी में बिना प्रशासन की अनुमति के शोभा यात्रा निकाली गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर दूसरे आरोपियों को अपने गिरफ्त में ले सकती है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले को लेकर एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा के वक्त ही होती है जब सरकार चाहती है, तब सरकार नहीं चाहती तब नहीं होती है। तो यहां पर भी सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा होने दी। सरकार के सामने सब कुछ हो रहा है जिसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर 21 अप्रैल को लाल किले से देशवासियों को संबोधित करेंगे। मोदी एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस मौके पर लाल किले पर एक समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें कई राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। और बिग न्यूज के बाद मेरा मध्य प्रदेश की बात होगी।
मध्य प्रदेश में माफिया और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन बेहद सख्त है। भोपाल में प्रशासन ने 350 करोड़ की 5 एकड़ पर फैले अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया है, जिस पर पूर्व कांग्रेस पार्षद आशा जैन का कब्जा था। ग्वालियर में आदतन 2 अपराधियों के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। दरअसल 1 माह पहले ही प्रशासन ने बदमाश का घर तोड़ दिया था, लेकिन बदमाश ने फिर से निर्माण कार्य शुरू करा दिया था। देवास के लोहारी गांव में आपसी विवाद के बाद एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने जहर खा लिया। चारों सदस्यों को देवास के निजी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। फिलहाल चारों सदस्यों की हालत बहुत गंभीर है। असल में परिवार के मुखिया के बार बार जमीन बेचने से परेशान होकर परिवार के 4 सदस्यों ने यह कदम उठाया। घटना के बाद सिविल थाना के टीआई अस्पताल पहुंचकर चारों सदस्यों की जानकारी भी ली कि उनकी स्थिति कैसी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने हत्या का प्रयास मामले में जेल में बंद एक आरोपी को 10 फलदार और छायादार पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी है। अनोखी शर्त है। शर्त के तहत पौधों को लगाने के बाद 3 महीने तक देखभाल भी करनी होगी, यानी पौधे लगाकर ही जिम्मेदारी नहीं हो जाती इनकी, 3 महीने तक देखभाल करनी होगी और पौधों के सूख जाने पर जमानत निरस्त कर दी जाएगी। हर महीने ट्रायल कोर्ट में पौधों की रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। हाई कोर्ट में पौधे लगाने की फोटो पेश करनी होगी। दरअसल पहली बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद फिर से जमानत अर्जी पेश करने के दौरान तर्क दिया गया कि जांच पूरी हो चुकी है और चालान भी पेश हो चुका है, लेकिन गवाह में देरी हो रही है, जिसके बाद कोर्ट ने 10 फलदार और छायादार पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी है और इस बात को हमें भी फॉलो करना चाहिए। और इस खबर के साथ ही मेरा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।